subject to the tenancy agreement, a landlord shall subject to the tenancy agreement, अगर tenancy agreement के अंदर वो चीज तय हुई है तो उसके मुताबिक, अगर नहीं हुई तो फिर a landlord shall subject to the tenancy agreement repair the premises as may be necessary to keep it in habitable condition or as may be required under a law for the time being in force. ये बी है, पहले में तो वो सर्टिफाइड कॉपी पेश कर उसको देगा टेनेंट को, दूसरे में ये उसकी जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की कि वो अपनी बिल्डिंग की हालत ऐसी रखे जिसमें रिहाइश हो सके, जो रहने के काबिल हो। ये उसकी जिम्मेदारी है कि उस बिल्डिंग की जो रिपेयर करवाए, उस बिल्डिंग का काम करवाए, उस बिल्डिंग को इस हालत में रखे कि वो बिल्डिंग रिहाइश के काबिल रहे। जिस काम के लिए वो ली है उस काम की जो तकाजे हैं, उस काम की जो ज़रूरत है, उसके मुताबिक अगर रिपेयर्स की ज़रूरत है, किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ उस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिल्डिंग पर, तो ये लैंडलॉर्ड करेगा। अच्छा जी, ये है। अब इसके बाद है सी, इसको हम सेक्शन 12 की जो ऊपर वाली लाइन है ना, लैंडलॉर्ड शल, उससे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। सी पे आएगा पे द टैक्स, लैंडलॉर्ड शल पे द टैक्स फी और चार्जेस लीव ऑन द प्रेमिसेस अंडर अ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कानून के मुताबिक उस प्रेमिसेस पर जो भी टैक्स है, जो भी चार्जेस हैं, जो भी फी है किसी भी तरह की, उसको पे करेगा लैंडलॉर्ड। जो हुकूमत के टैक्सेस हैं वो लैंडलॉर्ड पे करेगा। कुछ चार्जेस हैं, जैसे कोई कॉलोनियाँ बनती हैं तो उसके अंदर वो चार्जेस, कोई चौकीदारे के चार्जेस हो गए, उसके अंदर जनाब वो जो सड़क बनाई है उसके चार्जेस हो गए, उसके अंदर जनाब गैस और इस तरह की जो भी मतलब कि उस पर चार्जेस हैं बिल्डिंग पर, वो मालिक नहीं पे कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मुआहदे के अंदर तय हो गया है, टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ये तय हो गया है कि नहीं जी ये चीज़ें टेनेंट पे करेगा और टेनेंट उस पर विद फ्री कंसेंट राजी हो जाए तो फिर टेनेंट पे करेगा। इसलिए कहा ना सब्जेक्ट टू दी टेनेंसी एग्रीमेंट। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई ऐसी शर्त नहीं है तो फिर लैंडलॉर्ड जिम्मेदार है, तो टैक्स पे करेगा, वो चार्जेस पे करेगा, वो कोई फी, जिस किस्म की भी फी है वो हुकूमत की, वो लैंडलॉर्ड पे करेगा। अब सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2। सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट, पहले में था सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में अ लैंडलॉर्ड शैल, ये वो जरूर करेगा। अब है कि शैल नॉट, कि नहीं करेगा, जरूर नहीं करेगा। सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट के जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो उसमें आपने उसके जो अंदराजात किए हुए हैं, जो उसमें आपने जिस चीज़ों को तय किया हुआ है उनको मद्देनजर रखा जाएगा, उनको सामने रखते हुए, उनको प्रायोरिटी देते हुए एक लैंडलॉर्ड जरूर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कट ऑफ, सस्पेंड और विद होल्ड। कट ऑफ होता है काट देना, किसी चीज को मुनक़ता कर देना, खत्म कर देना, राब्ता खत्म कर देना। सस्पेंड होता है आर्जी तौर पर खत्म कर देना, मुनक़ता कर देना। और विद होल्ड होता है किसी चीज को खींच लेना, वापस ले लेना। तो अब ये लैंडलॉर्ड को हदायत है यहाँ पे कि वो नहीं करेगा। ये ऑब्लिगेशन पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 12 के अंदर, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो उसमें ये उसकी दूसरी ऑब्लिगेशन है। पहली तो कि वो करेगा जो चीजें, अब है कि नहीं करेगा, कि नहीं काटेगा, नहीं सस्पेंड करेगा, नहीं वापस लेगा। क्या
जनाब, विदाउट जस्ट और सफिशिएंट कॉज, बगैर किसी खास और माकूल वजह के। अगर माकूल वजह होगी, खास वजह होगी, तो वो काट सकता है, वो वापस ले सकता है, वो सस्पेंड कर सकता है। क्या जनाब? एनी इम्यूनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट। एनी इम्यूनिटी, बिल्डिंग के अंदर कोई सहूलत उसने दी हुई है। इम्यूनिटी समझते हैं ना, कोई अजाफी सहूलत। बिल्डिंग है, उसमें जनाब उसने 2 मीटर लगवा के दे दिए, उसने गैस का मीटर लगवाया हुआ है, उसने पानी का मीटर लगवाया हुआ है, उसने जनाब सोलर सिस्टम का ऊपर को प्लेटें लगवाई, ठीक है, तो वो उसे काटेगा नहीं, उसे सस्पेंड नहीं करेगा, उसे वापस नहीं उतार लेगा बगैर किसी माकूल वजह। जहाँ कोई माकूल वजह है, या टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ये तय है कि जनाब आप ये 3 मीटर हमें नहीं चाहिए, हमें 2 मीटर एक आप वापस ले लें, इसको सस्पेंड करवा दें, कट करवा दें, खत्म करवा दें, वो अलग बात है, टेनेंसी एग्रीमेंट फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ये चीज नहीं है, तो फिर नहीं काट सकता वो किसी इम्यूनिटी को, नहीं सस्पेंड कर सकता वो किसी इम्यूनिटी को, नहीं विदहोल्ड कर सकता वो किसी इम्यूनिटी को, नहीं सस्पेंड कर सकता वो किसी इम्यूनिटी को, किसी यूटिलिटी को, किसी ईजमेंट को। और बी सबसेक्शन 2 का क्लास बी, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट एंटर द प्रेमिसेस, कि वो मालिक है, उसकी प्रेमिसेस है, लेकिन जो किराए पर दे दी तो आप वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। A landlord shall not enter the premises without giving the tenant a reasonable notice। कि जब वो उस बिल्डिंग में दाखिल होगा, बिल्डिंग का मुआयना करेगा, बिल्डिंग को देखने के लिए जाएगा, तो वो नोटिस करेगा, नोटिस देगा किसको? टेनेंट को, जो वहां पे रह रहा है, कि जनाब कल एक ये रीजनेबल नोटिस होगा। ये नहीं कि वो दरवाजे पे गया, दरवाजा बजाया, अंदर दाखिल हो गया और कह रहा है कि मैं इसकी विजिट करना चाह रहा हूँ, ये मेरा नोटिस है, आप नहीं, ऐसे नहीं। उसे कोई माकूल टाइम, माकूल जरिए से टेनेंट तक उसे ये खबर पहुंचानी पड़ेगी कि जनाब मैं इसका विजिट करना चाह रहा हूँ, मैं दाखिल होना चाह रहा हूँ बिल्डिंग में, इसका किसी भी मकसद के लिए, तो वो उसको नोटिस दिए बगैर बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो अब इसने सेक्शन 12 के अंदर 4 बातें की हैं। एक सब सेक्शन 1 में, दो सब सेक्शन 1 में बातें की हैं और 2 सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 1 के अंदर उसने कहा है कि टेनेंट लैंडलॉर्ड ये काम जरूर करेगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, और सब सेक्शन 2 में कहा कि ये काम नहीं करेगा, डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये जरूर करेगा। कौन कौन से काम जरूर करेगा? कि एक तो सर्टिफाइड कॉपी टेनेंसी एग्रीमेंट की टेनेंट को प्रोवाइड करेगा, और दूसरा उस बिल्डिंग को ऐसी हालत में रखने का वो जिम्मेदार है, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई चीज और तय नहीं हुई, मालिक जिम्मेदार है कि उसको रिहाइश की हालत में, या जिस मकसद के लिए वो ली है बिल्डिंग, या जिन 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 असूलों पे जो एग्रीमेंट तय हुआ है, उसको उस हालत में बिल्डिंग को रखने का, उसकी अगर रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है, उसके अंदर किसी चीज की कोई खराजात रिक्वायर्ड है, तो वो मालिक करेगा। ये 2 काम उसके करने के हैं, टू डू, ये उसकी ऑब्लिगेशन है। और सबसेक्शन 2 के अंदर 2 नॉट टू डू हैं, ये काम नहीं करेगा, ये भी उसकी ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 क्या नहीं करेगा? कि वो बगैर माकूल वजह के कोई इम्यूनिटी, कोई यूटिलिटी, कोई ईजमेंट को ना सस्पेंड करेगा, ना कट करेगा, ना विथहोल्ड करेगा। कि उसने कोई इम्यूनिटी दी हुई है, कोई यूटिलिटी दी हुई है, बिजली है, पंखे लगवाए हुए हैं, एसी लगवाया हुआ है, अब वो वाटर सैनिटरी का जो काम किया हुआ है, अब उसको वो आगे जनाब है कि जिसको डिस्कनेक्ट करना है, मैंने ये पंखे उतारने हैं, मैंने एसी उतारना है,
ऐसा वो विदाउट रीजनेबल कॉज, तो माकूल वजह हो, उसे पता चला जनाब कि वो इसी खराब कर दिया उन्होंने, तो फिर वो ठीक है, उसको एक नोटिस के साथ उसमें ला के, या टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ये तय हो कि ये चीजें उतार ली जाएंगी, इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या इसको ईजमेंट क्या होती है ये आप बेहतर समझते हैं। ईजमेंट एक असूल हकूक के आसाइश है कि वो एक्स्ट्रा एक चीज होती है जो आपको जो जो जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ आपको नेचर की तरफ से कुछ चीज़ें आपको उस बिल्डिंग के रहने की वजह से हासिल होती है, जैसे हवा, जैसे रोशनी, जैसे आपको ये और इस तरह की जो भी जो जो आसाइशें हैं, तो इन चीज़ों को कट ऑफ, सस्पेंड या विदहोल्ड नहीं करेगा। और दूसरा काम क्या है इसका जो नहीं करेगा कि वो उस बिल्डिंग के अंदर हर रोज मुंह उठा के नहीं चला जाएगा कि जनाब मैं मालिक हूँ, आप किराएदार हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को खराब तो नहीं कर रहे हैं। वो जो बहुत सारे किराएदारों को शिकायत होती है मालिकान से कि जनाब ये बेजा मुदाखलत करते हैं हमारे कामों में, खाम मुंह उठा के आ जाते हैं बगैर नोटिस के, तो उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, माकूल नोटिस कि जनाब मैं दाखिल होना चाहता हूँ आपकी बिल्डिंग में, आप जरा अगर पर्दादार खवातीन है तो आगे पीछे हो जाए, आप कोई उसकी सफाई वगैरह करनी है बिल्डिंग की तो करवा लें। तो जब मालिक मकान में आना होता है तो किराएदार जो होते हैं उनकी बेशुमार ऐसी चीज होती है जो उन्हें मैनेज करनी होती है ताकि वो मालिक मकान आके बोले ना भेजा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इसमें आप कोई वो नाप तोल के तो चल नहीं सकते जी ये चीजें तय हुई हैं। जब बंदा रह रहा होता है तो रहते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मालिक को पसंद नहीं होती, और ना ही उसमें वो बतौर अपना मालिक अगर उन चीजों को देख ले तो उसका दिल दुखता है कि मेरी 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 चीजों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो जब नोटिस दे देगा तो उसको मैनेज कर लेंगे, सफाई है सफाई हो जाएगी, मालिक आए विजिट करे, वो देखे कहाँ जरूरत है रिपेयरिंग की, कहाँ मामला खराब है तो उसको ठीक करवा देगा, या जो आपस में तय होना है उसका हो जाएगा। तो ये चार चीजें थी, चार ऑब्लिगेशन थे मेन जो इसको लैंडलॉर्ड के थे। इसके बाद सब सेक्शन 3 है, इसमें कहता है कि इफ अ लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, ये जो हमने 4-5 ऑब्लिगेशन पढ़े हैं इसको फुलफिल करने में वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो फिर क्या होगा, द टेनेंसी एग्रीमेंट, या जो टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर तय हुई हुई है 1 2 3 ये करना है ये करना है ये करना है कानून के मुताबिक जो हमने पढ़ा है 12 सेक्शन के मुताबिक, या टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर जो चीजें तय हुई हुई हैं उनके मुताबिक उनको पूरा करने में नाकाम हो जाता है मालिक मकान, तो फिर क्या होना है, द टेनेंट में फाइल एन एप्लीकेशन, अब मर्जी है टेनेंट किया तो इग्नोर कर दे ठीक है जनाब कोई बात नहीं, या एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ये काम करवाए जाएं, लैंडलॉर्ड को बाउंड किया जाए कि जो जो चेक काम करने का वो पाबंद था वो करवाए लीगली। कौन, किसको, अथॉरिटीज को एप्लीकेशन देगा, अथॉरिटीज कौन है, रेंट ट्राइब्यूनल। तो रेंट ट्राइब्यूनल में वो कहता है कि द टेनेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन इन रेंट ट्राइब्यूनल फॉर एन ऑर्डर, एक हुक्म के लिए रेंट ट्रिब्यूनल एक हुक्म दे, कैसा हुक्म, डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड, जिसमें डायरेक्शन हो लैंडलॉर्ड को हुक्म सुनाया जाए क्या, तो फुलफिल द ऑब्लिगेशन के वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करे, जो जो उसने उसके जिम्मे हैं, जो जो काम उसने अपने जिम्मे करने के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर लिए थे वो, या कानून सेक्शन 12 के तहत उसके जिम्मे जो लगा रहा है वो काम करने का पाबंद है, he is bound to do the acts which he is legally or according to the tenancy agreement bound to do। तो जो जिन चीजों का वो बाउंड टू डू है उनको डू करने का उसे डायरेक्शन दी जाए, कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल उसको डायरेक्शन देगी, और एप्लीकेशन किसने देनी है, टेनेंट ने देनी है। तो अब ये टेनेंट की मर्जी पे, मैं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, अगर तो शल का होता ये कहते जी टेनेंट जरूर जाए और जाके एप्लीकेशन, जब टेनेंट कहता है जी कोई बात नहीं, अगर वो रिपेयर नहीं करवा रहा तो मुझे कोई इसमें इतराज नहीं है, ठीक है,
वो अगर बगैर दरवाजा बजाए और बगैर नोटिस दिए कि मुंह उठा के अंदर आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई भी तो किराएदार हो सकता है। वो जनाब ससुर है जी, ससुर भी तो किराएदार हो सकता है। वो जनाब चाचा है जी, चाचा भी तो किराया, उसे वो टेनेंट को इतराज नहीं है तो एप्लीकेशन ना दे। हाँ, उसे अगर इतराज है तो दे सकता है, उसके इख्तियार में है। मे का लफ्ज मीन उसकी डिस्क्रिप्शन पार है, तो चाहे तो एप्लीकेशन दे दे। एप्लीकेशन कहाँ देगा? रेंट ट्राइब्यूनल में। और रेंट ट्राइब्यूनल के उसको क्या रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब हुक्म दिया जाए टेनेंट को, सॉरी लैंडलॉर्ड को, कि वो करे जो करने का वो बाउंड है। सब सेक्शन 4, द रेंट ट्राइब्यूनल में। अब ये रेंट ट्राइब्यूनल जो है जिसको एप्लीकेशन चली गई, उसका इख्तियार है स्वाबदीदी। मे का लफ्ज आ गया, शल अगर होता ना तो उसे जरूर करना था। अब उसका इख्तियार है कि वो करेगा सब सेक्शन 4 में क्या? If a tenant has been in enjoyment of any immunity, utility or easement, कि कोई जो किराएदार है वो कोई इम्यूनिटी, कोई यूटिलिटी, कोई ईजमेंट को एंजॉय कर रहा है, उसे इम्यूनिटी जो हमने पिछले उसमें पढ़ी है सेक्शन में, कुछ सहूलत दी हुई है उसको, कोई इस्तेमाल की चीज दी हुई है, कोई आसाइश दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा है। विच हैज बीन कट ऑफ, जिसको कट ऑफ कर दिया, सस्पेंड कर दिया या उसको विद होल्ड कर दिया, जो ऊपर नहीं करना चाहिए था उसको। हमने पढ़ा ना उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो जरूर नहीं करेगा, इसके बावजूद वो कर देता है, तो फिर क्या होना है? मेक एन ऑर्डर, रेंट ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड टू रिस्टोर द एम्यूनिटी, यूटिलिटी और इजमेंट। सीधी बात है कि वो एप्लीकेशन जो आएगी उसके, वो उस पर हुक्म सुनाएगी लैंडलॉर्ड को कि अगर तुमने जो इम्यूनिटी, जो यूटिलिटी, जो 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 ईजमेंट आपने विद होल्ड, सस्पेंड या कट ऑफ की है, उसे वापस बहाल कर दिया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। तो जिस हालत में थी वो, उस हालत में उसको कर दिया जाए। बी, द रेंट ट्रिब्यूनल में एथोराइज अ टेनेंट, एक किराएदार को एथोराइज कर सकती है टू रिस्टोर द एम्यूनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent। जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्लिगेशन किसकी है? मालिक की, कि वो उस जो एम्यूनिटी, जो ईजमेंट जो दी हुई है, यूटिलिटी, उसको कट ऑफ ना करे बगैर किसी माकूल वजह के। और अगर उसने बगैर किसी माकूल वजह के उसको कट ऑफ या सस्पेंड या विदहोल्ड कर दिया, तो रेंट ट्रिब्यूनल उसको हुक्म दे सकती है कि इसको बहाल करो, रिस्टोर करो। तो अगर वो लैंडलॉर्ड अदालत में आ ही नहीं रहा या किसी और वजह से वो बहाल नहीं कर पा रहा, तो अदालत टेनेंट को इख्तियार दे सकती है, एम्पावर कर सकती है कि तुम जाओ और अपनी जो इम्यूनिटी डिस्कनेक्ट हुई है, कट ऑफ हुई है, उसको बहाल करो, जो सस्पेंड हुई है उसको बहाल कर दो अपने खर्चे पर, और जो अखराजात आपके आए उस पर, उसको जो किराया है उसमें से उसकी कटौती कर दो। अपने पैसों से मीटर बहाल करवा लो, अपने पैसों से वो जो कनेक्शन किसी और चीज का है, तो पानी का मामला, इसको बहाल करवाओ, और वो पैसे तुम किराया जो देते हो उसमें से काट लो। ये रेंट ट्रिब्यूनल उसे हुक्म दे सकता है, इख्तियार दे सकता है, किसको? टेनेंट को। और लास्ट पे है जी सी, if a landlord has failed to keep the premises in habitable condition or to make necessary repairs, direct that such repair may be made by the tenant at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent। जैसे उसके हमने पढ़ा था कि ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो उस बिल्डिंग को इस पोजीशन में रखे जिस पोजीशन में उन्होंने उस पर मुआहदा किया था कि जी मुझे रिहाइश के लिए मकान चाहिए, तो वो रिहाइश के काबिल हो मकान, उसको काबिल बनाना मालिक के मकान की जिम्मेदारी है।
अगर उसमें कोई ऐसी चीजें चाहिए रिपेयर वगैरह तो मालिक करेगा उसको, मालिक करे। अगर वो नहीं कर रहा, क्योंकि उसे करना चाहिए, हमने पढ़ा था ना कि उसकी ड्यूटी है, he shall do, he is bound, he is legally bound under section 12 of the Punjab Rented Premises Act to do something, to do repair, to do to keep the building in inhabitable condition. अगर वो नहीं कर रहा तो ये रेंट ट्रिब्यूनल उसको हुक्म दे सकती है कि तुम इसको करो। मालिक मकान को कह सकते हैं कि इसको रिपेयर करो, इसको इस हालत में बनाओ जिस हालत में ये इस पे मुआहदा तय हुआ था, ये काबिल रिहाइश। अगर वो नहीं करता, अदालत में नहीं आता, तो अदालत, सॉरी रेंट ट्रिब्यूनल, अदालत का ट्रिब्यूनल है, तो रेंट ट्रिब्यूनल हुक्म देगी, सॉरी इख्तियार दे देगी किराएदार को, टेनेंट को, कि तुम अपने खर्चे से वो रिपेयर कर लो, अपने खर्चे से। और वो खर्चा टेनेंट को रेंट ट्रिब्यूनल में बताना पड़ेगा कि इतना खर्चा आएगा, और रेंट ट्रिब्यूनल उस खर्चे को अलाउ करेगी। ये नहीं कि जितना खर्चा आए तुम कर लो, वो नहीं, वो बताएगी कि इतना 100, 200, 1000, लाख, 5, जो जितना उसको स्पेसिफाई कर दे रेंट ट्रिब्यूनल, उतना वो खर्च कर सकता है। कौन? टेनेंट, क्योंकि अभी उसे इजाजत मिल गई ट्रिब्यूनल से। और वो पैसे कहां से वसूल करेगा? वो किराया जो देगा उसमें से कटौती कर लेगा उसको। तो ये था सेक्शन 12। यहां तक टाइम से क्या 6 मिनट। चलो इसको यही वाइंड अप करते हैं बेटा। ये सेक्शन 12 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेक्शन 13 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 12 में ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये सेक्शन। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाए तो इसमें से पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया तो ये ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंड, ये हर दफा ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप तरतीब के साथ इसके वो बना के ना, इसकी हेडिंग्स वगैरह या सेक्शन में सब सेक्शन वाइज या क्लास वाइज आप इसको मैनेज कर दीजिएगा। तो इसके 4 ऑब्लिगेशंस कानून ने बताए सेक्शन 12 में, 2 टू डू और 2 नॉट टू डू। इसके अलावा कुछ ऑब्लिगेशंस जो टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज तय कर लें कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये जिम्मेदारी है मालिक मकान की, जो तय कर लें उस पर अमल होगा। अगर वो तय नहीं करते तो ये 4 टू डू और नॉट टू डू, जो 2 करने के हैं और जो 2 नहीं करने के, इन पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है, उसका उसका ये उसकी वजूब वाजिब है, उस पर ऑब्लिगेशन है उसकी। अगर नहीं करता तो फिर क्या है कि जो टेनेंट है वो एप्लीकेशन देगा, कहाँ? रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। और रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वो उसे इन्फोर्स कर सकता है ये काम करवाने की। अगर वो बंदा हाजिर नहीं हो रहा तो इख्तियार दे सकता है टेनेंट को कि तुम ये खुद अपनी जेब से काम कर लो, और इसके जो पैसे बनेंगे, जो अखराजात इस पर आएंगे, वो तुम किराए में से उसको एडजस्ट करके अपनी कटौती और उसको वापस दे दो। ये था सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आई एम हियर।